हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता चल गया है कि पी ब्लॉक का चैप्टर यानी 6वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इसका आज हम लेकर आए दूसरा वीडियो। और दूसरे वीडियो में आपको हम कराएंगे पी ब्लॉक के 15वें समूह यानी कि 15वें समूह या बोले 5A वर्ग के तत्व, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार के पिछले वीडियो में हमने सभी घटनाओं और उसके जितना भी इंट्रोडक्शन था और सामान्य बेसिक जानकारी जो भी थी उसके बारे में बता दिया था। फिर उसके हमने भौतिक गुण भी बता दिए थे, जो नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुण थे उसके बारे में भी हमने बता दिया था। अब हम चलते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों का रासायनिक गुण क्या होता है, या सॉरी बोलेंगे यहाँ पर कि नाइट्रोजन परिवार जो 15वां समूह 15वां 5A वर्ग के तत्वों का जो नाइट्रोजन परिवार बोला जाता है उसके रासायनिक गुण क्या हैं और वो किन किन पदार्थों के साथ कौन कौन से यौगिक बनाता है और वो यौगिक कैसा निर्माण करते हैं, उनके अपने भौतिक गुण किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर आते हैं रासायनिक गुण किसका, नाइट्रोजन परिवार का, या बोलेंगे समूह 15वें 5A के तत्वों का। अब हम इससे पहले जो पिछला वीडियो हमने आपको सबसे पहला वीडियो प्रोवाइड कराया है उसमें हमने आपको बताए हैं भौतिक गुण। अब यहाँ पर आ जाएंगे आपके रासायनिक गुण कि नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण आपके सामने लिखा है हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। नाइट्रोजन का जो परिवार है उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये 5 तत्व आते हैं नाइट्रोजन परिवार में। तो नाइट्रोजन का परिवार हाइड्रोजन के प्रति कैसी क्रियाशीलता दिखाता है या कौन से यौगिक का निर्माण करता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि नाइट्रोजन के परिवार के तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथीन, ठीक है, बिस्मुथीन, ये नाइट्रोजन के परिवार इन सभी तत्वों से हाइड्रोजन क्रिया करके MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाता है। M मतलब होगा यहाँ नाइट्रोजन या फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी और या बिस्मथ। इस M का मतलब है ये 5 तत्व। तो इन 5 तत्व में हम MH3 प्रकार के हाइड्राइडों को बताएंगे। तो MH3 यानी कि M की जगह जब हम रखते हैं N को तो NH3 अमोनिया बन जाती है और इस पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर। दूसरा बन जाता है PH3, तीसरा बन जाएगा आपका SBH3, नहीं सॉरी ASH3। उसके बाद में आपका चौथा बनेगा SBH3 और 5वां होगा BiH3। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व या बोलेंगे समूह 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जिनका नाम होता है क्रमशः अमोनिया। यानी कि नाइट्रोजन परिवार में सबसे स्थायी तत्व हाइड्रोजनों से क्रिया करके अमोनिया बनाया जाता है। फिर है फास्फीन, PH3 को फास्फीन कहते हैं, इसको कहते हैं आर्सीन और इसको कहते हैं स्टीबीन और इसका मतलब होता है बिस्मुथीन। बिस्मुथीन। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथीन, ठीक है। एंटीमनी, ये बिस्मुथीन सभी मिलकर हाइड्रोजनों से जब क्रिया करते हैं तो MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इनका मतलब है ये हाइड्राइड है।
हाइड्राइड बनाते हैं। अब ये हाइड्राइड बनाते हैं तो एक पक्के कंपाउंड या बोलेंगे एक ऐसे यौगिक में बदल जाते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन और बिस्मुथीन यौगिक बनाते हैं। अब इन हाइड्राइडों जो हाइड्राइड बन चुके हैं, हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता, पहले रासायनिक गुण में आया आपका हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता जब दिखाते हैं तो इन 5 यौगिकों का निर्माण हो जाता है। अब ये हाइड्राइड आपके 5 बनकर तैयार हो गए। इन हाइड्राइडों के सामान्य गुणधर्म बताने होंगे, जिसमें पहला होगा इस ऊष्मीय स्थायित्व, दूसरा होगा अपचायक क्षमता, विषैली प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, क्वथनांक, विलेयता, हाइड्रोजन आबंध का निर्माण और संरचना। इन 5 हाइड्राइडों के हमें गुण बताने होंगे। पहले तो हमने बताया है कि हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ये MH3 यानी कि अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन और बिस्मुथीन जैसे ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। अब ये ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है, ये ट्राई हाइड्राइड क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है ऊष्मीय स्थायित्व। तो नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों का अगर हम ऊष्मीय स्थायित्व देखें तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आबंध, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आबंध जो बनते हैं उनके बीच की दूरी कम होती, यानी कि बंध छोटे होते हैं, बंधों का आकार छोटा होता है। लेकिन फास्फीन में जब हाइड्रोजन बंध बनाते हैं तो उनके बंधों का आकार बड़ा होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने से परमाणु त्रिज्या के बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक से घट जाता है, तो बंधों का आकार बढ़ जाता है। तो हम देखते अमोनिया से बिस्मुथीन तक जाएंगे तो इसका स्थायित्व घट जाएगा। क्या होगा? स्थायित्व घट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्थायी यौगिक अमोनिया होगा, उसके बाद में उससे कम होगा आपका फास्फीन, उससे कम होगा आर्सीन, फिर उससे कम होगा स्टीबीन होगा, फिर बिस्मुथीन। यानी कि सबसे अधिक स्थायी यौगिक अमोनिया है, फिर उसके बाद में फास्फीन है, फिर आर्सीन है, स्टीबीन है, बिस्मुथीन। और स्थायित्व दिखाएंगे तो हम ऐसे लेस देन का, ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे। इससे यह ज्ञात हो जाएगा कि अमोनिया सबसे अधिक स्थायित्व दिखाती है, उसके बाद में फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन और बिस्मुथीन का स्थायित्व होता है हाइड्रोजन के प्रति। क्योंकि जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मुथीन तक जाएंगे, वैसे वैसे परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती जाएंगी, इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी, आकर्षण घट जाएगा, तो बंधों की दूरी बढ़ जाएगी और बंध दुर्बल होंगे। जितने बंध नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से मजबूत बने हैं उससे कम फास्फोरस से हाइड्रोजन के मध्य बने होते हैं, फिर आर्सेनिक के हाइड्रोजन के मध्य कमज़ोर बंध होते हैं। इनमें बंधों में दुर्बलता आ जाती है और ताप देने पर यानी ऊष्मा देने पर सबसे पहले बंध टूट जाएंगे बिस्मुथीन के, यानी कि ये अपघटित हो जाएगा। फिर उसके बाद में टूटेंगे स्टीबीन के, फिर आर्सीन के, फिर फास्फीन के, फिर अमोनिया के। सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व आपका यौगिक अमोनिया होगा हाइड्राइडों में। तो अब आ जाती है दूसरी बात, अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता में मतलब होता है कि हाइड्रोजन को कौन जल्दी पृथक कर देगा। हाइड्रोजन को जो पदार्थ जल्दी पृथक कर देगा उसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगी। अब जानते हैं आप कि अमोनिया का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, उसके बाद में फास्फीन, फिर आर्सीन, उसके बाद में स्टीबीन, फिर है बिस्मुथीन। तो हाइड्रोजन को जल्दी से त्यागेगा वो होगा बिस्मुथीन, और सबसे बाद में अगर कोई त्यागेगा वो अमोनिया।
तो अपचायक क्षमता अमोनिया से बिस्मुथीन तक बढ़ती जाती है, क्योंकि सबसे कम अपचायक अमोनिया, फिर उसके बाद में कुछ अधिक अपचायक फास्फीन, फिर होगा आर्सीन, स्टीबीन और बिस्मुथीन। बिस्मुथीन थोड़े से ही ताप पर हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा और किसी की ऑक्सीजन या किसी के साथ हाइड्रोजन का योग करके उसको अपचयित कर देगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक अपचायक क्षमता किसकी होगी? बिस्मुथीन की। और अपचायक क्षमता में निशान बदल जाएंगे, निशान बदल जाएंगे। तो अपचायक क्षमता के लिए लगाएंगे कि सबसे कम अपचायक क्षमता अमोनिया की होती, इसके हाइड्रोजन जल्दी से पृथक नहीं होते, और सबसे अधिक बिस्मुथीन की होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं विषैली प्रकृति। विषैली प्रकृति का मतलब होता है कि ये जो हाइड्राइड बने हैं ये विष का काम करते हैं, किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों जो जीवित प्रकृति में पाए जाते हैं, जितने भी जीव, उनके ऊपर विषैला प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल। अमोनिया से ज़्यादा विषैली गैस फास्फीन है, उससे ज़्यादा आर्सीन है, फिर स्टीबीन है, फिर बिस्मुथीन। तो कहेंगे कि अमोनिया से बिस्मुथीन तक जाने पर या अमोनिया से बिस्मुथीन तक के हाइड्राइड की विषैली प्रकृति बढ़ती जाती है, यानी कि इनके विषैली क्षमता बढ़ती जाती है, पॉइजनस गुण बढ़ता जाता है। अमोनिया से ज़्यादा फास्फीन जहरीली गैस है, उसके बाद में आर्सीन, फिर स्टीबीन और बिस्मुथीन। ये एक धातु है और ये अधातु, ये उपधातु में आते हैं। तो ये दोनों गैसें हैं, ये गैस जैसा नहीं, ये गंदला पदार्थ होता है। तो सबसे ज़्यादा विषैला कौन होगा? बिस्मुथीन, क्योंकि बिस्मथ तक, अमोनिया से बिस्मुथीन तक जाने पर क्या होता है? विषैली प्रकृति बढ़ती जाती है। क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति का मतलब होता है कि इन तत्वों पर या इन यौगिकों पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा उपस्थित होता है। जो नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड है उनके ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा पहले से ही होता है। तो ये तत्व दुर्बल लुईस क्षार, कैसे? लुईस क्षार, जिन तत्वों पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा पाया जाता है या बोले एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, वे तत्व लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अमोनिया और फास्फीन दो ऐसे तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी उपकोष नहीं आता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया है पिछले वीडियो में, उसको आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमोनिया और फास्फोरस, सॉरी यहाँ पर बोलेंगे अमोनिया नहीं, नाइट्रोजन और फास्फोरस में डी ऑर्बिटल नहीं आता है, और आर्सेनिक, स्टीबीन और बिस्मुथीन में डी कक्षा आ जाती है। तो ये दो तत्व फास्फीन और अमोनिया +-3 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं, लेकिन डी ऑर्बिटल आने के कारण, डी उपकक्षा आने के कारण ये तत्व +5 संयोजकता को प्रकट करते हैं, यानी कि जो 3 बंध बने हैं और 2 ये पेयर वाले जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन, ये भी बंध बनाने में सम्मिलित हो जाते हैं। तो जब ये बंध किसी अन्य यौगिक से बना लेंगे तो इनका पेयर खत्म हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी यौगिक के साथ यूज हो जाएंगे, उपयोग में आ जाएंगे और इनका जोड़ा खत्म हो जाएगा। तो ये फिर क्षारीय प्रकृति के जैसे व्यवहार नहीं करेंगे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अमोनिया नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों में सबसे ज़्यादा क्षारीय अमोनिया होता है, उससे कम फास्फीन होता है, फिर आर्सीन होता है, फिर स्टीबीन होता है, फिर बिस्मुथीन। तो बोलते हैं कि अमोनिया से
अमोनिया से बिस्मुथीन तक इन हाइड्राइडों की, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल आ जाने से ये तत्व +5 संयोजकता प्रकट करते हैं और जो पांचवें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 के अलावा जो 2 और जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका उपयोग बंध बनाने में किया जाता है। जब ये उपयोग में आ जाते हैं तो कोई भी जोड़ा इन तत्वों पर नहीं बचता है, तो ये तत्व क्षार से अम्लीय में बदल जाते हैं। बिस्मुथीन एक अम्लीय है और अमोनिया यहाँ क्षारीय है, क्योंकि अमोनिया पर परमानेंट एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। तो ये है सबसे ज़्यादा क्षारीय, फिर उससे कम क्षारीय, फिर उससे कम, फिर अम्लीय, फिर ज़्यादा अम्लीय। तो इनकी क्षारीय प्रकृति अमोनिया से बिस्मुथीन तक घटती जाती है। अब आ जाते हैं क्वथनांक व गलनांक। आप जानते हैं किसी तत्व का क्वथनांक व गलनांक उसमें उपस्थित परमाणुओं की आबंधन क्षमता पर निर्भर करता है कि वो अपने परमाणु से किस प्रकार से बंध बनाए हुए हैं। अगर परमाणु से घनिष्ठतम जुड़ा हुआ है तो इसका क्वथनांक बहुत अधिक होगा। यदि दूर दूर से जुड़ा हुआ है तो इसका क्वथनांक कम होगा। और तत्वों में दूरी है, यानी परमाणुओं में दूरी है, तो और ज़्यादा क्वथनांक कम होगा। तो कहते हैं अमोनिया में जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बंध बने होते हैं, उनके बीच प्रबल आकर्षण होता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बंध बने हैं, इनके मध्य प्रबल आकर्षण होता है। जितना अमोनिया से नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से आकर्षण है, उतना फास्फीन में फास्फोरस का हाइड्रोजन से आकर्षण घट जाता है, क्योंकि त्रिज्याएं बढ़ जाती हैं। फिर आर्सेनिक पे जाते हैं तो त्रिज्याएं और बढ़ती हैं, परमाणु का आकार बढ़ता है, तो बंध और कमज़ोर हो जाते हैं। स्टीबीन पे जाते हैं तो और कमज़ोर हो जाते हैं, और बिस्मुथीन के तो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो क्या बोलेंगे, अमोनिया से बिस्मुथीन तक जाने पर तत्वों का क्वथनांक का मान कम होता जाता है, क्योंकि इनमें से सबसे पहले विघटित हो जाएगा, कौन सा बॉयल हो जाएगा, बिस्मुथीन। उसके बाद में कौन बॉयल होगा, स्टीबीन, फिर ऑर्सीन, फिर फास्फीन, फिर अमोनिया। सबसे अधिक स्थायी कौन है, अमोनिया। बंधों की प्रकृति किसकी मजबूत है, अमोनिया की। उसके बाद उससे कमज़ोर कौन है, फास्फीन। अब आ जाती है विलेयता। विलेयता का मतलब है कि नाइट्रोजन के यौगिक, या बोलेंगे नाइट्रोजन के हाइड्राइड को छोड़कर फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन और बिस्मुथीन, ये सभी तत्व हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि अमोनिया हाइड्रोजन बंध बना लेती है। और फास्फीन, ये सभी तत्व यानी कि ये चारों यौगिक जिसमें फास्फीन, आर्सीन और स्टीबीन और बिस्मुथीन, ये चारों यौगिक हाइड्रोजन बंध बनाने में असमर्थ होते हैं। और जो हाइड्रोजन बंध असमर्थ होते हैं बनाने में, वो यौगिक या तत्व जल में विलेयता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम होती है और ये जल में विलेयता को प्रदर्शित करती है। तो बोलेंगे अमोनिया जल में अत्यधिक विलय होती है और इसकी विलेयता अमोनिया से बिस्मुथीन तक घटती जाती है। कुछ मात्रा में फास्फीन गैस भी विलय होती है, लेकिन आर्सीन और कम मात्रा में, स्टीबीन बिल्कुल ही नहीं, और यहाँ बिस्मुथीन तो बिल्कुल ही नहीं होती है जल में विलय। तो सबसे ज़्यादा विलय कौन होता है, अमोनिया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होती है। आगे बताते हैं हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता। तो आप बताते हैं हाइड्रोजन आबंध कैसे बनाते हैं। इसको रब करते हैं। अमोनिया पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, तो अमोनिया को हम ऐसे प्रकार से संरचना बनाएंगे।
इसके ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और जल का एक अणु ले लेंगे, ये जल का अणु है, तो ये इसके मध्य आकर्षण उत्पन्न कर देता है। यही कहलाता है एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। जैसे ही अमोनिया को जल में डालेंगे, ये देखिए H2O आपका जल लिखा हुआ है और इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। अमोनिया का दूसरा अणु आएगा तो वो इस प्रकार से जुड़ जाएगा, इस प्रकार से, और इसके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध बन जाता है, तो ये भी बंध हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। जब हम अमोनिया को जल में घोलते हैं तो ये हाइड्रोजन के अणु और नाइट्रोजन के मध्य में ऑक्सीजन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु के मध्य एक नए बंध का निर्माण होता है, जिससे अमोनिया जल में विलय हो जाती है, हाइड्रोजन आबंध का निर्माण। अब आ जाती है नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग में क्या है? संरचना MH3 हाइड्राइडों की, इस पर एक लोन पेयर होता है, MH3 हाइड्राइड की संरचना, यानी अमोनिया, फास्फीन, MH3 में ये पांचों आ जाते हैं, क्योंकि M का मतलब है कोई भी मेटल या तत्व बोल देंगे। तो ये M के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन पेयर है और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो ये संरचना बनाते हैं एक इस प्रकार से, और ये P कक्षा के होते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं क्योंकि P कक्षा के ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसकी एक चतुष्फलकीय संरचना निर्मित होती है। कैसी संरचना निर्मित होती है? चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। जितने भी नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड बनाते हैं वो चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। ये हो गई किसकी? हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। अब हमें दूसरा इसका रासायनिक गुण बताना होगा, इसको रब कर देते हैं। नाइट्रोजन के प्रति, या बोलेंगे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, ऑक्सीजन। अब अगला रासायनिक गुण होगा कि ऑक्सीजन से ये तत्व मिलकर क्या बना सकते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, और इसको रब किए देते हैं। और ये बातें आपके बिल्कुल दिमाग में छप गई होंगी, और ये दूसरी हेडिंग हो जाएगी रासायनिक गुण की, ठीक है। और इसको रब कर देते हैं। इसको रब करने के बाद में आपको बताएंगे कि ये सभी तत्व ऑक्सीजन के प्रति कैसे क्रियाशील होते हैं। तो आपका दूसरा रासायनिक गुण है ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता है तो क्या है इसमें, अब इन लाइनों को पढ़ लेते हैं। समूह 15 के तत्व M2O3 बा M2O5, M2O3 यानी M की जगह पर ये 5 तत्व आएंगे आपके। वो होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथीन। ये तत्व 5 आएंगे M2O3 या M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर इनके ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति घटती जाती है। अब ये जैसे ही हम नाइट्रोजन से बिस्मुथीन तक जाएंगे, ऑक्साइड तो बनाएंगे लेकिन इनकी प्रबल क्षमता नहीं होगी जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइडों में बदल जाएं। तो ये समूह 15 के तत्व जो होते हैं वो M2O3 व M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, और समूह में ऊपर से नीचे नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर इनके ऑक्साइड बनाने की क्षमता घटती जाती है, क्योंकि इनमें बंधों का निर्माण ऑक्सीजन के प्रति जल्दी से नहीं होता है, जबकि नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। देखिए पहले नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम है
नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, आ बना दिया ऑक्साइड। इसका मतलब है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड। इसका मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये तो आप जान चुके हैं, 5 ऑक्सीजन लगे हैं तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड है ये। ठीक है, नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइडों में बदल जाता है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके, लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ ऐसा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन से बिस्मथ तक या बोलेंगे कि हमें समूह 15 में जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ तक ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ये ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता इनकी कम हो जाती है और ऑक्साइडों का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं। ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस। अगर ये गैस आपने सूंघ ली तो हंसते ही रहेंगे। अब इसके बाद में इनके हम ऑक्साइडों के नाम बताते हैं। सबसे पहला ये M2O5 प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा तो N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। फिर उसके बाद में बनाएगा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। उसके बाद में AS2O5 आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड। Sb2O3 क्या होगा, एंटीमनी ट्राईऑक्साइड। लिखने की जगह पेंटाऑक्साइड लिखना चाहिए। तो बिस्मथ Bi2O5 ये ऑक्साइड परमानेंट बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति उल्टी हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन जब ऑक्साइड से क्रिया करता है तो अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय, और ये भी बंदा अम्लीय होता है। ये दोनों अम्लीय होते हैं और ये दोनों उभयधर्मी, उभयधर्मी यानी कि ना तो अम्ल होते हैं ना ही क्षार होते हैं। ये क्या होते हैं, जल की जैसे उदासीन होते हैं। जल का pH मान 7 होता है तो इन दोनों यौगिकों का मान या ऑक्साइडों का मान भी 7 होता है pH पैमाने पर। और ये होता है क्षारीय प्रकृति का। ये हो गए इनके ऑक्साइड। अब आ जाती है कि ये हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता कैसी प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता कैसी प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व हैलोजनों के प्रति क्रिया करके MX3, X का मतलब होता है हैलोजन जिनमें आते हैं फ्लोरीन, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टावीन। ये 5 तत्व आते हैं। ये सभी पांचों तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथिल हैलोजनों के प्रति क्रियाशीलता करके MX3 प्रकार के ट्राई हैलाइड बनाते हैं, जिनमें जैसे बोले नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, फास्फोरस ट्राई फ्लोराइड, या बोलेंगे आगे आर्सेनिक ट्राई फ्लोराइड और एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड, बिस्मथ ट्राई फ्लोराइड। ये इस प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। हैलोजन की बात की तो हमने फ्लोराइड को रख दिया है, फ्लोरीन को रखा तो NF3, PF3, AS3, SbF3, BiF3 प्रकार के ट्राई हैलाइड बनाते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस जैसे PCl3 प्रकार के हैलाइड बनाता है। तो इसमें ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बनाने की भी क्षमता होती है। फास्फोरस एक अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है जो हैलोजन में क्रिया करके
अपने 2 पेयर इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि जो इस पर जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी क्रियाशीलता करके PCl5 प्रकार के भी ट्राई हैलाइड बनाते हैं। PCl3 व PCl5 के भी ट्राई हैलाइड बनाते हैं, बस नाइट्रोजन को छोड़कर। तो इनकी नाइट्रोजन के प्रति क्रियाशीलता बिस्मुथीन तक, या बोलेंगे हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता बिस्मुथीन तक बढ़ती जाती है। अब ये हैलाइड बनाते हैं और जल अपघटित होकर अम्लों में बदल जाते हैं। कैसे, देखिए, ये तो आप समझ गए हैं ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। यहाँ देखिए, इनमें से कुछ हैलाइड जल अपघटित भी हो जाते हैं, जिनमें से है PCl3 व AsCl3। तो इसकी हम जल से क्रिया कराएंगे तो H2O बनेगा। तो यहाँ पर हम एरो लगाएंगे और फिर यहाँ पर H2O जल अपघटित कराना है। तो ये 3 हाइड्रोजन, 3 क्लोराइड 3 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर देगा। तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो 3HCl यहाँ पर आपका पृथक हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन लिए ये? 6। तो इसमें से ये बनाएगा H3, यानी कि हाइड्रोजन कितने बचे हुए हैं? 3, और एक क्या बचा? फास्फोरस, और इसका मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में है तो ये O3 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम नाइट्रोजन परिवार के कुछ जो ज़्यादा जल्दी जल में अपघटित हो जाते हैं, जल द्वारा अपघटन होकर अम्लों का निर्माण करते हैं, उनकी जब जल से क्रिया कराएंगे तो अम्लों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ तो 6 हाइड्रोजन है, इनमें से 3 को ले लेंगे क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा आपका? 3HCl बन गया। अब बचा आपका आर्सेनिक, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो इसको लिखेंगे H3AsO3। इसका नाम होता आर्सेनिक अम्ल, या बोले आर्सेनियम अम्ल। आर्सेनियस होता है, आर्सेनियस अम्ल, सॉरी आर्सेनियम बोल दिया। ये हो गया आर्थोफास्फोरस अम्ल। ये आर्थोफास्फोरस अम्ल बना हुआ है जो आर्टिफिशियल हड्डियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हड्डियां जब बनाई जाती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, उसका फार्मूला होता है H3PO4। ये होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, रिक हो जाता है, रस की जगह रिक हो जाता है अम्ल। ये H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से अन्य हैं जैसे एंटीमनी ट्राइक्लोराइड और उसके बाद में बिस्मथ ट्राइक्लोराइड। इनसे हम जल का अपघटन कराते हैं। जल का अपघटन कराते हैं तो हमें अन्य यौगिक प्राप्त होते हैं जो ऑक्साइडों के प्रति व्यवहार रखते हैं। तो यहाँ पर 2HCl पूरा निकल जाता है। कितना? 2HCl। अब बचे कितने हाइड्रोजन है? 1। तो ये बनाता है SbO। 2 हाइड्रोजन टूटने से, 2 क्लोराइड टूटने से कौन आ गया बीच में? O और Cl। इसका मतलब होता है एंटीमनी ऑक्सीजन ऑक्सीक्लोराइड, या बोलेंगे एंटीमनी हाइपोक्लोराइड का अम्ल प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ 3 हाइड्रोजन है यानी 3 क्लोराइड है, 2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 1 क्लोराइड को छोड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा बिस्मथ हाइपोक्लोराइड और 2HCl निकल जाएगा। ये तो हो गई रासायनिक गुणों में समूह 15 के हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। और इसके कुछ यौगिक होते हैं जो पेंटा हैलाइड बनाते हैं, जैसे PCl5 SbCl5 कामा, उसके बाद आर्सेनिक, ये पहले होना चाहिए था तो यहाँ आर्सेनिक लिख दें,
आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड। अब यहाँ पर लिखें एंटीमनी पेंटाक्लोराइड और बिस्मुथीन पेंटाक्लोराइड। तो ये तत्व पेंटाहेलाइड का भी निर्माण करते हैं। अब आ जाता है इसके बाद ऑक्सी अम्लों का निर्माण। हेडिंग नंबर आपकी 4 होगी, ऑक्सी अम्लों का निर्माण। ऑक्सी अम्ल कैसे बनाते हैं? ऑक्सी अम्लों का निर्माण। तो ये तत्व जो होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मुथीन है। इन तत्वों के ऑक्सी अम्ल बनाने की क्षमता नाइट्रोजन से बिस्मथ तक घटती जाती है। ये ऑक्सीजन के प्रति अम्लों की प्रकृति, क्योंकि ऑक्सीजन से जब नाइट्रोजन का ऐड होता है और नए यौगिक का निर्माण होता है तो ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, जबकि बिस्मुथीन B2O5 हमने बताया था क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इनकी अम्लीय प्रकृति घटती जाती है। जैसे पहला HNO3, दूसरा आपका होगा H3PO4 प्लस, अरे प्लस क्यों लगा रहे यहाँ पर, कॉमा, तीसरा होगा आपका H3ASO4 कॉमा, चौथा होगा H3SB4। तो बिस्मुथीन तो बिल्कुल ही नहीं अम्ल बनाता है, क्योंकि ये तत्व जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनके अम्लीय तत्वों का सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है नाइट्रिक अम्ल, फिर उसके बाद में अम्लीय होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, फिर उसके बाद में होता है आर्सेनियस अम्ल, फिर उसके बाद में होता है एंटीमनी अम्ल या एंटीनियस अम्ल बोलते हैं। तो ये नाइट्रिक अम्ल जब ऑक्सी अम्ल बनाता है नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन ने ऑक्सी अम्ल बनाया जल से क्रिया करके, तो नाइट्रिक अम्ल को जब हम जल में धोते हैं तो वो किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड को, NO2 को जब हम जल में धोते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 2, तो ये बन जाते हैं 3 और एक हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं। तो एक ये NO2 इसका ऑक्सीजन लेकर बदल जाता है NO3 में और एक हाइड्रोजन ले लेता है, तो बनता HNO3 और दूसरा बनता HNO2। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड को जल में धोने पर नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनते हैं, तो ये सबसे अत्यधिक प्रबल अम्ल होता है ऑक्सी अम्लों में। उसके बाद आर्थोफास्फोरिक अम्ल, उसके बाद ये कम होता है आर्सेनियस अम्ल, फिर एंटीमनी अम्ल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्साइड अम्ल बनाने की क्षमता होती है नाइट्रोजन की, फिर उसके बाद में कम होती है फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की। तो सबसे अच्छे अम्लों का निर्माण करता है नाइट्रोजन। तो इनके गुणों में, रासायनिक गुणों में समूह 15A के तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथीन तो उसका यौगिक होता है ट्राईहाइड्राइड का। इनके यौगिकों में जो भी अब बाकी रह गए ट्राईहाइड्राइड के, तो उनके प्रतिक्रियाशीलता बतानी है, धातु के प्रतिक्रियाशीलता और सल्फर के प्रतिक्रियाशीलता। इसके बाद इनके ये रासायनिक गुण समाप्त हो जाएंगे। तो बताते हैं कि धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन तत्वों में जिनकी -3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी कि -3 जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है, वे तत्व धातुओं से अभिक्रिया करके ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं या ट्राई धातु के यौगिक बनाते हैं।
जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इन 3 तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या -3 होती है। यह कैल्शियम के धातुओं से द्विअंगी यानी 2 चाहिए होंगे, 2 नाइट्रोजन के अणु चाहिए होंगे, तब कैल्शियम के 3 अणुओं से योग करके कैल्शियम नाइट्राइड का निर्माण करेंगे। ऐसे ही Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड धातुओं से, ये कैल्शियम धातु है, नाइट्रोजन क्रिया करके कैल्शियम नाइट्राइड का यौगिक बना लेती है और कैल्शियम फास्फोरस से क्रिया करके कैल्शियम फास्फाइड का यौगिक बना लेती है। जबकि सोडियम आर्सेनिक से अभिक्रिया करके सोडियम आर्सेनाइट का यौगिक बना लेती है। ये जिन तत्वों की, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था -3 होती है। ये तत्व धातुओं से क्रिया करके द्विअंगी यौगिक या द्विअंगी धातु के यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें पहला बनाया आपने के लिए कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम आर्सेनाइट। अब यहाँ पर आ जाते हैं सल्फर के प्रति क्रियाशीलता। सल्फर के प्रति क्रियाशीलता, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये क्या है? अधातु तत्व हैं और नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ में क्रिया नहीं करते हैं। तो ये क्या है? सल्फर के साथ क्रिया नहीं करते हैं। कहने का मतलब है इस परिवार, नाइट्रोजन परिवार के 2 तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु होते हैं, जो सल्फर से क्रिया करके अन्य यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जबकि इसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का निर्माण कर देते हैं। जैसे इसके पहले ट्राइसल्फाइड बनाएंगे और पेंटासल्फाइड का भी निर्माण करते हैं। तो ये बनाता AS2S3 और ये बनाता है Sb2S3 प्रकार के सल्फाइड। लेकिन ये पेंटासल्फाइड भी बना लेते हैं, AS2S5 Sb2S3। बल्कि बिस्मुथीन, अब बचा आपका बिस्मुथीन, ये दोनों यौगिक तो सल्फर से क्रिया करते ही नहीं हैं, तो सल्फाइड बनाते ही नहीं। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातुएं हैं, तो ये क्या करते हैं? ट्राइसल्फाइड और पेंटासल्फाइड के यौगिक सल्फर के साथ क्रिया करके बना लेते हैं। और बिस्मथ केवल ट्राइसल्फाइड बनाता है, ट्राइसल्फाइड का निर्माण करता है। ये हो गया आपका रासायनिक गुणों में। जैसा कि हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु हैं, ये सल्फर से क्रिया नहीं करते हैं और सल्फाइडों में नहीं बदलते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातुओं में आ जाते हैं, तो ये सल्फर से क्रिया करके ट्राइसल्फाइड और पेंटासल्फाइड के निर्माण करते हैं। ये 2 ट्राइसल्फाइड हैं और ये 2 पेंटासल्फाइड, और बिस्मथ केवल ट्राइसल्फाइड ही बनाता है। अब अपना अगला यौगिक होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और ये केमिकल गुण आपके ख़त्म हो गए। अब हमें मेन अपना टॉपिक पढ़ना होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन या बोलेंगे डाई नाइट्रोजन, क्योंकि इसका फार्मूला होता है N2। आप जानते हैं नाइट्रोजन को सबसे पहले डेनियल रदरफोर्ड ने खोजा था। डेनियल रदरफोर्ड ने खोजा था 1772 में। लेवासिये साइंटिस्ट आए कुछ दिनों के बाद। लेवासिये ने इसको नाइट्रोजन को ओजोट कह दिया। ओजोट
नाइट्रोजन जो डाई नाइट्रोजन बोला जाता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, लेकिन हम 2 परमाणविक अणु है ये, और इसकी खोज की थी डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में, और ये लेवासिये ने इसका नाम ओजोट रखा। कुछ दिनों के बाद चैपल नामक वैज्ञानिक ने 1828 में इसका नाम नाइट्रोजन दिया, जो आज भी प्रचलित है। अब आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन की खोज तो डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में कर दी थी, लेकिन लेवासिये ने इसका नाम ओजोट रखा। पता नहीं क्या नाम सोचकर इसका ओजोट रखा था। चैपल ने 1828 में इसका नाम नाइट्रोजन दिया। अब आपको बताते हैं नाइट्रोजन का इतिहास। नाइट्रोजन अपनी प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है या गैस है। इसकी उपस्थिति 78% होती है, और यह तत्व नाइट्रोजन जो तत्व है विभिन्न यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जैसे नाइट्रिक अम्ल, HNO3, नाइट्रस ऑक्साइड या बोले नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में तो नाइट्रोजन N2 78% है, कहाँ? वायुमंडल में। और ये अन्य यौगिकों के रूप में जैसे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूपों में पाया जाता है। अब हमें करना होगा नाइट्रोजन बनाने की विधियाँ। नाइट्रोजन बनाने की विधियाँ, तो सबसे पहली हेडिंग होगी नाइट्रोजन बनाने की विधियाँ। इसमें सबसे पहली विधि होगी प्रयोगशाला, क्योंकि प्रयोगशाला में कोई चीज़ बनाई जाती है तभी इंडस्ट्रियों यानी फैक्ट्रियों में आती है। प्रयोगशाला विधि। तो आपकी विधि होगी नाइट्रोजन बनाने की विधियों में पहली प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को अमोनियम नाइट्राइड के साथ में गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं? अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम नाइट्राइड के साथ में गर्म करते हैं तो NaCl पृथक हो जाता है, नमक जो होता है आपका लवण पृथक हो जाता है, बचा क्या आपका NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड बनता है। अमोनियम नाइट्राइड बनता है। अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 बना और NaCl पृथक हो गया। अमोनियम नाइट्राइड जब आपका बन जाता है तो अमोनियम नाइट्राइड को पुनः गर्म करते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन इन 2 ऑक्सीजन को तोड़कर चले जाते हैं तो बनाते हैं 2H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को लेकर 2H2O बना देते हैं। अब बचा क्या आपका शेष? एक नाइट्रोजन परमाणु ये, एक नाइट्रोजन ये, टोटल मिलकर क्या बना देते हैं आपका नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन। तो प्रयोगशाला में क्या करें कि लगभग 100 ml 100 ml हम क्या लें अमोनियम क्लोराइड और लगभग 10-20 ml या 50 ml सोडियम नाइट्रेट ले लें। तो सोडियम नाइट्रेट को जब अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो नमक निकल जाता है, NaCl निकल जाता है, तो अमोनियम नाइट्राइड बनता है। अमोनियम नाइट्राइड को पृथक करके जब हम पुनः इसको गर्म करते हैं तो जल बाष्पीकृत उड़ जाता है, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के अणु लेते हैं और जल को बाष्पीकृत कर देते हैं और नाइट्रोजन बनती है।
ये होती है प्रयोगशाला विधि। और आप जानते हैं विधि में क्या चाहिए, आपको एक बर्नर चाहिए, आपको एक गोल पेंदी का लोटा चाहिए, संपूर्ण उपकरण जो होने चाहिए वायु रोधी होने चाहिए, वायु उसके अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक क्रियाशील यौगिक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अन्य यौगिकों में बदल सकती है। ये तो हो गई प्रयोगशाला विधि। अब हम आपको बताते हैं नाइट्रोजन बनाने की अन्य विधियाँ। अन्य विधियों में पहले आ जाएगा अमोनिया द्वारा हम बनाएंगे। तो अमोनिया द्वारा पहला है, तो अमोनिया को हम गर्म करेंगे दो चीज़ों से, कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म कर दें, या अमोनिया को हम गर्म कर दें नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में, तो हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। तो हमें यहाँ पर इस ऑक्सीजन को हटाना है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और 2 का मल्टी यहाँ अप्लाई कर देंगे। देखिए 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 हाइड्रोजन, 2 तियाँ 6 होते हैं, 6 हाइड्रोजन आपके बना देंगे 3H2O, जल का निर्माण। किसका करेंगे? जल का निर्माण, क्योंकि 2 तियाँ 6 हाइड्रोजन, इन 3 ऑक्सीजन को लिए जाएंगे, कॉपर अकेला बचेगा, जल का निर्माण करेंगे। और बचे कितने आपके? 3 कॉपर अपचयित हो गई। अब बचा क्या? 2 नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन गैस मुक्त होने लगी, ये आपकी नाइट्रोजन बन गई। जब हम अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर अपचयित हो जाता है, जल पृथक हो जाता है, नाइट्रोजन गैस बनने लगती है। इसी प्रकार से हम इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे। हाइड्रोजन तो ज़्यादा है, तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए हम क्या कर लें? 2, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें, अब ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा करिए कि ये 2 तियाँ 6 हाइड्रोजन टूट जाएं। तो यहाँ पर करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई, लेकिन 3 के मल्टीप्लाई में 3 2 5 नाइट्रोजन होंगे। 5 को हम नाइट्रोजन लिख नहीं सकते हैं क्योंकि N2 होता है, तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होगा हमें। यहाँ पर करना होगा 4 का मल्टीप्लाई। 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हम करेंगे 4 तियों 12, 4 दूनी 8, नहीं कुछ ऐसा कीजिए, 4 नाइट्रोजन ये हो गए, तो 4 नाइट्रोजन को, 4 ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए हमें कितने चाहिए होंगे? 12। नहीं, अभी और बढ़ाना होगा, यहाँ पर 6 करिए और यहाँ पर 4 करिए, अब हो जाएगा। देखिए 4 तियों 12 हाइड्रोजन, तो 6 दूनी 12 हो गए, क्योंकि 4 तियों 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6, 6 एकन 6, तो यहाँ लगा दिए, 6 का निर्माण हो गया। किसका? जल का। अब 4 नाइट्रोजन, ये 6, ये टोटल कितने हो गए? 10 N2। तो ज़्यादा मात्रा में जब हम अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड की अधिकता में गर्म करते हैं, क्या करते हैं और किससे निकाल देते हैं? रक्त तप्त जाली से। ऐसी होनी चाहिए जैसे आपका ब्लड होता है रेड, ऐसी प्लेटिनम की जाली होना चाहिए। किसकी? प्लेटिनम की। जब हम अमोनिया और नाइट्रिक ऑक्साइड के 4:6 में गुजारते आए तो यहाँ पर नाइट्रोजन बनती है और जल पृथक हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया से बना ली, अब हम बनाएंगे अमोनियम नाइट्राइड द्वारा। जो प्रयोगशाला विधि थी अमोनियम नाइट्राइड द्वारा बनाएंगे। इसको गर्म करेंगे तो 4 हाइड्रोजन, ये दूसरी विधि है, दूसरी विधि अमोनियम नाइट्राइड द्वारा। तो ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को तोड़ लेंगे तो 2H2O बन जाएगा। ठीक है, 2H2O बन जाएगा और बचा क्या? नाइट्रोजन मुक्त हो गई। ये हो गई किसके द्वारा? अमोनियम नाइट्राइड के द्वारा। अब बनाएंगे हम किसके द्वारा? एक नई विधि अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के साथ बनाएंगे। अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइड, या अमोनियम क्लोराइड को क्रोमियम पोटेशियम
ये बोलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करेंगे तब भी हमें क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों क्लोराइड टूट जाएं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएंगे 2KCl। कितने हो जाएंगे, 2KCl पृथक हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या भी तो 2 करनी है। नाइट्रोजन हमेशा कैसे लिखा जाता है, N2 प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड के हमने पोटेशियम तोड़ना चाहे तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2KCl बन गया। अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन तो आपके उड़ जाएंगे किस में, गैसीय रूप में। ये 2 नाइट्रोजन यही तो थे। अब 4 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन चाहिए है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी, इन 7 से। तो ये 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेंगे 2H2O, और बचेगी कितनी ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 दूनी, सॉरी ये 4 हाइड्रोजन नहीं है, ये 8 हाइड्रोजन है। 2 चाकू 8, तो ये 4H2O बन जाएगा, 4H2O। और इसको ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त हुई है, 4, इन 7 ऑक्सीजन से बची कितनी है, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड। देख लीजिए एक बार फिर बताते हैं। अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इन क्लोराइडों को बढ़ाने के लिए किया था, तो ये 2KCl पृथक हो जाते हैं, नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। अब ये 4 दूनी 8 हाइड्रोजन शेष बचते हैं, तो इनको यहाँ से ऑक्सीजन 3-4 प्राप्त होती है, तो ये जल का निर्माण कर देते हैं। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बची और ये Cr2O3 बचा, इसे क्रोमिएट कहते हैं। अब एक और होती है विधि नंबर 2 या 3 विधि, नंबर 3 विधि, बेरियम एजॉइड द्वारा। बेरियम एजाइड का फार्मूला होता है VaN2N3N2 का होल थ्राइज। ये बेरियम एजाइड का फार्मूला होता है। इसको हम ऐसा ही शुष्क गर्म कर दें तो बेरियम अपचयित हो जाता है। बेरियम अपचयित हो जाता है, बनता है आपका 6 नाइट्रोजन के अणु, तो 3N2 बन जाता है। ये हो गया बेरियम एजाइड। अब आ जाता है चौथा, यूरिया के द्वारा। अब यूरिया से हमें नाइट्रोजन गैस बनानी है। इस मार्कर की इंक भी चली गई। अब हमें यूरिया से बनानी है। आप जानते हैं NH2 CONH2 को यदि हम सोडियम नाइट्राइड, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म करें तो नाइट्रोजन किसका निर्माण होता है, नाइट्रोजन का। तो पहले हम निकाल देंगे NaCl, ये आपका पहला यौगिक बनेगा NaCl। लेकिन अब देख लेते हैं कि NaCl बनाने के बाद नाइट्रोजन यहाँ 1 बचा, तो 1 और 1 2 और 1 ये नाइट्रोजन 3, गड़बड़ी हो जाएगी। कम से कम 4 चाहिए, 3 नाइट्रोजन तो कभी आप नहीं लिख सकते। तो क्या होता है नाइट्रोजन फार्मूला N2, तो 4 लिख सकते हैं, 2N2। नाइट्रोजन के 4 अणु परमाणु हो जाएंगे। तो इसके आगे हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, कितने का, 2 का। सबसे छोटी चीज़ पकड़ कर चल रहे हैं कि नाइट्रोजन हमें ऐसे नहीं मिलने चाहिए जिनका कॉम्बिनेशन ना बन पाए, यानी कि ऐसे अणु ना बन पाए। अब 3 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ऐसा नाइट्रोजन लिखा नहीं जाता है। तो इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर हमने 2 सोडियम कर लिए, तो इसकी भी संख्या हमें 2 करनी होगी। तो 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गए, तो 2NaCl पृथक हो गया। अब देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। ये जो बंदा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 दूनी 4 हो गई, 2 दूनी 4 हो गई। ये 1 ऑक्सीजन प्राप्त करेगा इससे और बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, ये बंदा। अब यहाँ पर 2 2 4 हाइड्रोजन और 2 6, और ऑक्सीजन कितनी थी? 4। कितनी है? 2 दूनी 4 O है यहाँ पर, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में हो रहा। और इसकी 4 में से एक ऑक्सीजन ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड में, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बदल गई कार्बन डाइऑक्साइड में, जो मुक्त हो गई। तो बची कितनी ऑक्सीजन? 3। अब 3 ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए हाइड्रोजन चाहिए 2 गुने 6, तो 2 ये 4 और 2 6, तो आपका बन जाएगा 3H2O। अगर ये दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2NaCl पहले निकाला, 3H2O बन गया। अब हमारे हाइड्रोजन भी टूट गए जल में, ये भी टूट गया कार्बन मोनोऑक्साइड बीच वाला, और ये दोनों। अब 2 नाइट्रोजन, ये एक ये और एक ये, टोटल हो गए 4, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4 और 2 6 थी, वो निकल गई, 3H2O बन गया। अब बनेगा आपका 2N2, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो गई। जब यूरिया को हम सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, नाइट्रोजन गैस भी मुक्त होती रहती है। सोडियम क्लोराइड पृथक हो जाता है, जल भी अलग हट जाता है। और यहाँ पर मिला कैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड? आपको फिर बताते हैं। ये CO, यहाँ पर 2 दूनी 4 ऑक्सीजन थी, उससे एक ऑक्सीजन को चुराकर भाग गया तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बची कितनी यहाँ पर? 3 ऑक्सीजन। तो ये 2 सोडियम और 2 क्लोराइड 2NaCl बना देंगे। यहाँ पर अब बची हैं 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 2 6, तो ये 3 ऑक्सीजन को लेकर ये 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जल का निर्माण कर देंगे। अब नाइट्रोजन शेष बची है, एक ये 2 और 2 ये 4 नाइट्रोजन बन गई। ये हैं नाइट्रोजन बनाने की सामान्य विधियाँ। अब हम आपको बताएंगे नाइट्रोजन के भौतिक एवं रासायनिक गुण। नाइट्रोजन के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो यहाँ पर हेडिंग डालें नाइट्रोजन के गुण। पहला गुण होगा आपका भौतिक गुण, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो नाइट्रोजन के गुण में पहला गुण होगा भौतिक गुण। तो सबसे पहला गुण लिखें, यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। आप जानते हैं कि आप नाइट्रोजन की उपस्थिति में 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि वायु में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। ना तो आपको उसका रंग दिखाई देता है, ना तो गंध लगती है, ना ही स्वाद होता है। नंबर 2, यह एक अविषैली गैस है। नंबर 3, यह वायु से हल्की होती है। ठीक, यह वायु से हल्की होती है। नंबर 4, इसके 2 समस्थानिक यानी कि नाइट्रोजन 14 व नाइट्रोजन 15 पाए जाते हैं। समस्थानिक यानी कि आइसोबार। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन स्थान एक जैसा हो, अणुभार अलग अलग हो, लेकिन इस नाइट्रोजन को आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। तो ये हैं इसके भौतिक गुण।
इनके भौतिक गुण हैं कि यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ये वायु से हल्की होती है। ये विषैली प्रकृति की नहीं होती है। इसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। अब ये हो गए आपके नाइट्रोजन के गुणों में भौतिक गुण। अब आपको बताएंगे हम रासायनिक गुण। रासायनिक गुण गुण। तो रासायनिक गुण में आपको हम बताएंगे कि नाइट्रोजन गैस रासायनिक गुणों में विभिन्न यौगिकों से अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करती है, या विभिन्न तत्वों से अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती है। पहला, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मोलिब्डेनम और आयरन की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो अमोनिया बनती है। क्या आता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अमोनिया बनती है। इसको संतुलित कर लीजिए। 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पूरे करने के लिए 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए, तो 6 हाइड्रोजन कर लिए। और ये हैबर विधि है, हैबर विधि। ठीक है। उसके बाद में आपकी आ जाती है ऑक्सीजन से क्रिया। ये अब मार्कर चल नहीं रहा है। ऑक्सीजन से क्रिया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को विद्युत स्फुलिंग, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण में यदि नाइट्रोजन को वायु की उपस्थिति में विद्युत स्फुलिंग कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसका मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है किसके साथ? सबसे पहला बनता है हाइड्रोजन से क्रिया, तो अमोनिया बनाई थी। नंबर 2 ऑक्सीजन से क्रिया नाइट्रोजन के साथ कराई गई तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अब नंबर 3 आपको बताते हैं। नंबर 3 में आपकी कराएंगे कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 से क्रिया। जब कैल्शियम कार्बाइड में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं और इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड, इसका नाम होता है कि एक कार्बन यहाँ से हटकर 2 नाइट्रोजन के अणु इससे जुड़ जाते हैं और कार्बन बनता है। जब हम कैल्शियम कार्बाइड को, इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है और कार्बन पृथक हो जाता है। ये तो हो गई कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया। नंबर 4 एल्यूमिना, जिसका फार्मूला होता है, थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, चल नहीं रहा है मार्कर अब। एल्यूमिना, इसका फार्मूला था Al2O3 से अभिक्रिया। अब नाइट्रोजन गैस इसमें डालेंगे
तो Al2O3 को एल्यूमिना और कार्बन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति में, जब एल्यूमिना में हम कोयला यानी कि कोयला कार्बन मिला देते हैं और नाइट्रोजन गैस के साथ गर्म करते हैं तो ये 3 कार्बन के अणु इस ऑक्सीजन को लेकर चले जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस बनाते हैं। अब बचे 2 एल्युमिनियम और 2 नाइट्रोजन, तो ये बनाते हैं गर्म करने पर लगभग होती है यह क्रिया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आए और ये क्या बनती है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है, AlN बनता है। इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया आपको बताते हैं, बोरान से अभिक्रिया, बोरान से अभिक्रिया, बोरान से अभिक्रिया। अभिक्रिया तो बोरान ये है और इसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो आपका बनेगा बोरान नाइट्राइड, बोरान नाइट्राइड। अब बोरान नाइट्रोजन 2 पूरे करने के लिए हम क्या करेंगे, बोरान के आगे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ जाते हैं उपयोग, यूजेज क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का उपयोग विभिन्न पेड़ पौधे करते हैं जिनसे वो भोजन की प्राप्ति भी करते हैं। भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को बहुत से बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भूमि में उपस्थित जड़ों में समाहित हो जाते हैं जिनसे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस नाइट्रोजन गैस के माध्यम से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल आदि यौगिकों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में प्रयोगशाला और औद्योगिक विधियों में, विभिन्न औद्योगिक विधियों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है, चैप्टर को इतने नॉर्मल तरीके से आपको समझा रहे हैं, तो वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पर, और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्रोवाइड होते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमोनिया, नाइट्रोजन के नेक्स्ट यौगिक के साथ, वो होगा अमोनिया। तब तक के लिए धन्यवाद।